प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। उसमें से हम लोग भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट 4 का आंसर देख रहे थे। पहले पार्ट के वीडियो में अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जिसका प्रश्न क्रमांक 1 से 14 तक है, उसको बता दिए हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये सेकेंड पार्ट का वीडियो है जिसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन को दबा लें। साथ ही अगर नोट्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे इकोनॉमिक्स प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको उसमें नोट्स, क्विज के सामग्री मिलेंगे। क्विज का सामग्री में मतलब जो टर्म 1 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी उसमें है, उससे आप प्रैक्टिस अपना कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है भूगोल सेट 4 का, चावल उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं एवं वितरण का वर्णन करें। तो चावल भारत की सर्वप्रमुख फसल है जिस पर भारत की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या निर्भर करती है। यहाँ हो जाएगा निर्भर करती है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र है। विश्व का लगभग 29% चावल क्षेत्र भारत में ही होता है। भारत की कुल कृषि भूमि के 25% भाग पर चावल बोया जाता है। 150 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल लोगों का मुख्य आहार है। चावल की उपज के लिए निम्नलिखित दशाएं अनुकूल है। पहला, तापमान। यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसके लिए कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। इसे बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय 24 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा। चावल की फसल के लिए 125 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। मिट्टी। चावल के लिए बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी चाहिए। इसके लिए उपजाऊ चीका या दोमड़ मिट्टी उपयुक्त होती है। नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी भी या पौधा भली भांति उगता है। भूमि। चावल की कृषि के लिए हल्की ढंग वाले मैदानी भाग अनुकूल होते हैं। नदियों के डेल्टाओं तथा बाढ़ के मैदानों में चावल खूब फलता है। श्रम। चावल की कृषि में मशीनों से काम नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसकी कृषि के लिए अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि चावल साधारणतया घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। उत्पादन। भारत में चावल का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। 1950-51 में केवल 205 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ था। यह उत्पादन 2017-18 में बढ़कर 1115.2 लाख टन हो गया। यद्यपि हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में चावल की कृषि में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, फिर भी हम अन्य देशों की तुलना में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। उदाहरणतया भारत में चावल के प्रति हेक्टेयर उपज केवल 1990 किलोग्राम है, जबकि रूस में 2630, चीन में 3600, अमेरिका में 4470, जापान में 6220 तथा कोरिया में 6670 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चावल प्राप्त किया जाता है। वितरण जब भी पूछेगा तो उसमें हम लोग को एक चित्र देना आवश्यक हो जाता है। यदि जल उपलब्ध हो तो हिमालय के 2440 मीटर से अधिक ऊंचे भागों को छोड़कर शेष समस्या भारत में ग्रीष्म ऋतु में चावल की कृषि की जा सकती है। भारत में बोई गई भूमि के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल चावल का है। भारत का अधिकांश चावल डेल्टाई तथा तटीय भागों में होता है। इसके अतिरिक्त इसकी कृषि दक्षिणी पठार के कुछ भागों में भी की जाती है। पिछले कुछ वर्षों से सतलुज गंगा के मैदान में चावल की कृषि ने उल्लेखनीय उन्नति की है। इसका मुख्य कारण सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार तथा उत्तम बीजों का प्रयोग है। हिमालय पर्वत की निचली घाटियों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर चावल की कृषि की जाती है। मुख्य उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब आदि हैं। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा तथा तमिलनाडु में वर्ष में कहीं कहीं चावल की 3-3 फसलें उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर शरद और ग्रीष्म ऋतुओं में भी चावल उगाया जाता है। बच्चों, वितरण जब भी पूछेगा तो डायग्राम जरूर यूज कीजिएगा। यहाँ पर भारत का चावल उत्पादक क्षेत्र है। आपका ये जो धारी वाला आप लोग देख रहे हैं, ये आपका प्रमुख क्षेत्र है। ये जो धारी जो दिख रहा है, ये सब चावल उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र हैं। और जो डॉट दिख रहा है वो गौण क्षेत्र है। ये जो डॉट दिख रहा है ये गौण क्षेत्र है। तो इसको आप लोग एक नज़र देख लीजिए कि चावल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है और कितना होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
वो अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं? वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। तो वर्षा जल संग्रहण का सामान्य अर्थ वर्षा के जल को एकत्रित करने से है। विशेष अर्थों में यह भूमिगत जल के पूर्ण भरण बढ़ाने की तकनीक है। इस तकनीक में जल को बिना प्रदूषित किए स्थानीय रूप से वर्षा जल को एकत्रित करके जल को भूमिगत किया जाता है। इससे स्थानीय घरेलू मांग को अभाव वाले दिनों में पूरा किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न विधियां हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, गड्ढे या गर्तिका बनाना। छिछले जलाभृत क्षेत्रों में जल के पूर्ण भरण के लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाकर जल का संग्रहण किया जा सकता है। इन गड्ढे को 1 से 2 मीटर चौड़ा तथा 2 से 3 मीटर गहरा बनाया जा सकता है। इनकी आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती। इन गड्ढों को कंकड़, बंजरी, बालू आदि से भर दिया जाता है। इससे वर्षा जल का रिसाव सहज होता रहता है। दूसरा है खाइयाँ बनाना। निचले भागों में जहाँ संवर्धन शैलें पाई जाती है उन भागों में 0.5 से 1 मीटर चौड़ी और 1 से 1.5 मीटर गहरी तथा 10 से 15 मीटर लंबी खाई बनाकर उन्हें बालू, बंजरी आदि से भर दिया जाता है। खाइयों को समानता भूमि के ढाल के समानांतर बनाना चाहिए। तीसरा है कुओं का उपभोग। पहले से सूखे, बंद पड़े, काम में न आने वाले कुओं का वर्षा जल संग्रहण के लिए उपयोग किया जा सकता है। चौथा है हैंडपंप। भूमिगत जलाभाव क्षेत्रों में वर्षा के इकट्ठे किए गए जल को चालू हैंडपंपों के द्वारा फिल्टर की मदद से भूमिगत किया जा सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो आंसर है, उद्योगों की अवस्थिति अनेक कारकों से प्रभावित होती है। इनमें कच्चे माल की उपलब्धि, ऊर्जा, बाजार, पूंजी, परिवहन, श्रमिक आदि प्रमुख है। इन कारकों का सापेक्षिक महत्व समय, स्थान, आवश्यकता, कच्चे माल और उद्योग के प्रकार के अनुसार बदलता है। तथापि आर्थिक दृष्टि से विनिर्माण उद्योग वही स्थापित किए जाते हैं जहां उत्पादन लागत तथा निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की लागत सबसे कम हो। परिवहन लागत काफ़ी हद तक कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं के स्वरूप पर निर्भर करती है। पूर्णतया भौगोलिक कारकों के अतिरिक्त ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा आर्थिक तत्व भी उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं। कई बार ये तत्व भौगोलिक कारकों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है भौगोलिक कारक। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया जाता है। पहला है कच्चा माल। उद्योग सामान्यतः वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता होती है। इन उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का भार कच्चे माल की तुलना में कम होता है। इन उद्योगों को कच्चे माल के निकट ही स्थापित करना होता है, जैसे चीनी उद्योग। गन्ना भारी कच्चा माल है जिसे अधिक दूरी तक ले जाने से परिवहन की लागत बहुत बढ़ जाती है और चीनी के उत्पादन मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। लोहा और इस्पात उद्योग में उपयोग में आने वाले लौह अयस्क और कोयला दोनों ही वजन ह्रास और लगभग समान भार के होते हैं। अतः अनुकूलतम स्थिति कच्चा माल व स्रोतों के मध्य होगी, जैसे जमशेदपुर। दूसरा है शक्ति, ऊर्जा। उद्योगों में मशीन चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति के प्रमुख स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु ऊर्जा है। लोहा इस्पात उद्योग कोयले का निर्भर करता है, इसलिए यह उद्योग खानों के आसपास स्थापित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ का कोरबा तथा उत्तर प्रदेश का रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग विद्युत शक्ति की उपलब्धता के कारण ही स्थापित हुए हैं। श्रम, स्वचालित मशीनों तथा कंप्यूटर युग में भी मानव श्रम के महत्व को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। अतः सस्ते व कुशल श्रम की उपलब्धता औद्योगिक विकास का मुख्य कारण है। जैसे फिरोजाबाद में शीशा उद्योग, लुधियाना में हौजरी तथा जालंधर व मेरठ में खेलों का सामान बनाने का उद्योग मुख्यतः सस्ते कुशल श्रम पर ही निर्भर है। अगला है परिवहन एवं संचार। तो कच्चे माल को उद्योग केंद्र तक लाने तथा निर्मित माल की खपत के क्षेत्रों तक ले जाने के लिए सस्ते व कुशल यातायात की प्रचुर मात्रा में होना अनिवार्य है। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली जैसे महानगरों में औद्योगिक विकास मुख्यतः यातायात के साधनों के कारण ही हुआ है। बाजार, औद्योगिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तैयार माल की खपत के लिए बाजार की है। अगला पॉइंट है सस्ती भूमि और जलापूर्ति। उद्योगों की स्थापना के लिए सस्ती भूमि का होना भी आवश्यक है। दिल्ली में भूमि का अधिक मूल्य होने के कारण ही इसके उपनगरों में सस्ती भूमि पर उद्योगों ने द्रुत गति से विकास किया है। उपयुक्त भौगोलिक कारकों के अतिरिक्त पूंजी, सरकार की औद्योगिक नीति, औद्योगिक जड़त्व, बैंकिंग तथा बीमा
आदि की सुविधा ऐसे गैर भौगोलिक कारक हैं जो किसी स्थान विशेष में उद्योग की स्थापना को प्रभावित करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नगरों के विकास के कारण उत्पन्न हुए पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में लिखें। आंसर है नगरीकरण बोले या फिर शहरीकरण, एक ही चीज़ है। शहरीकरण का तात्पर्य शहरों के भौतिक विकास में वृद्धि, शहरों में जनसंख्या का केंद्रीकरण है। शहरीकरण आज विकास का साधन तो है, परंतु साथ ही साथ यह एक वैश्विक आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करे। यदि छत्तीसगढ़ राज्य में शहरीकरण की स्थिति देखें तो यहाँ भी शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रही है। शहरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव, पिछले कुछ दशकों से शहरी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके फलस्वरूप शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यावरण दूषित हो रही है। शहरीकरण के कारण औद्योगिकरण का भी केंद्रीकरण शहरी क्षेत्रों में हो रहा है और शहर में अनेक पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है। यहाँ के लोगों के लिए पेयजल की समस्या, औद्योगिकरण एवं वाहनों की अधिकता के कारण वायु का विषैला होना और साथ ही साथ ध्वनि का प्रदूषण, गंदी बस्तियों का तेजी से निर्माण, आवास की समस्या के कारण तेजी से वनों और खेती योग्य जमीन का तेजी से क्षरण, बढ़ती गंदगी के कारण नदी व भूमिगत जलों का भी तेजी से प्रदूषित होना इत्यादि गंभीर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है। इससे प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। वायु प्रदूषण, शहरीकरण के कारण लगातार शहरों में उद्योगों की स्थापना, वाहनों की संख्या में वृद्धि इत्यादि कारणों से शहरों में बहुत तेजी के साथ वायु का प्रदूषण हो रहा है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण भारत में बड़े शहरों में से एक दिल्ली में लगातार कुछ वर्षों में वायु प्रदूषक एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आई। यहाँ की हवा में रहने से अनेक स्वास्थ्य संबंधी मानवीय रोगों में वृद्धि हो रही है। ठंड के दिनों में यहाँ की AQI 300 रहती है, जो कि प्रदूषित मानक स्तर के उच्चतम बिंदु पर है। इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं AQI का है मानक 0 से 50 गुड, 51 से 100 मॉडरेट, 101 से 150 है अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप और 151 से 200 है अनहेल्दी और 201 से 300 है वेरी अनहेल्दी और 300 प्लस है जल प्रदूषण। शहरों में जनसंख्या के वृद्धि के कारण मानवीय अपशिष्टों व नदियों में निष्कासन, गंदी नालियों का निर्माण, ये जल प्रदूषित हो रहा है। साथ ही गंदे पानी का जमीन से रिस कर भूमिगत जलों में जाके मिलने से भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रही है। भारत देश की राजधानी दिल्ली की प्रमुख नदी यमुना बुरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। अगला पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण। लगातार बढ़ती जनसंख्या, वाहनों की संख्या, औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना इत्यादि कारणों से शहरों में बहुत अधिक शोर शराबा बढ़ गई है, जो कि मानवीय स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है, जिसमें चिड़चिड़ापन, सुनने की समस्या, उच्च रक्तचाप इत्यादि में वृद्धि हो रही है। भारत के प्रमुख शहरों में मार्च 2016 तक वाहनों की संख्या आप लोग देख सकते हैं, दिल्ली में 3.66 है, चेन्नई में 4.94 है, कोलकाता में 0.74 है और मुंबई ग्रेटर में 2.82 कुल वाहनों की संख्या है। दिल्ली विश्व के तेजी के साथ शहरीकरण में आगे बढ़ रहे शहरों में से एक है, जिससे साफ है कि शहरीकरण का प्रभाव किस प्रकार उस शहर के पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। निष्कर्ष, शहरीकरण से विकास तो संभव है, किंतु इसके अनियंत्रित विकास से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का भी ध्यान देना आवश्यक है। शहरीकरण के कारण एक विशेष क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता जा रहा है, जो कि अनेक समस्याएं उत्पन्न करती है। इसलिए हमें व सरकार को शहरीकरण को नियंत्रित करने हेतु कदम उठाने होंगे, जिसमें मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों का प्रवास रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्रों की तरह उचित सुविधा मुहैया कराना, यातायात की सुचारू रूप से व्यवस्था करना, शहरों में कारपूलिंग का बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में उचित रोजगार की व्यवस्था करना है। और लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर दर्शाए। जैसे विशाखापट्टनम, राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर और सलेम, ये सब क्या है, औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो हम लोग इसको देख सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग का क्षेत्र है। तो विशाखापट्टनम आपका यहाँ पर है, इस बिंदु को आप देख सकते हैं, ये विशाखापट्टनम है। सलेम आपका यहाँ पर है तमिलनाडु में, यहाँ पर ये इस बिंदु को जो देख रहे हैं ये सलेम का है। राउरकेला का ये बिंदु है, आप देख सकते हैं, ये है राउरकेला का बिंदु। और ये जो बिंदु आप देख रहे हैं ये जमशेदपुर का बिंदु है और ये जो बिंदु देख रहे हैं ये दुर्गापुर है। तो इन स्थानों पे हम लोग को ग्राफ में दिखाना है कि विशाखापट्टनम, राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर और सलेम कहाँ कहाँ है, जिसको मैंने आपको ग्राफ से दिखा दिया है। आप लोग एक बार और बढ़िया से देख लीजिए, अच्छा से एग्ज़ाम लिखिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।